हाँ जी, आप सुनो जी, कहानी सुनो आगे। कहानी ये है कहानी ये है कि ध्यान से समझना। पॉइंट ये हमारा चल रहा था कि जो आपको ये डिविडेंड मिलेगा वो आपको इस वाले शेयर पे मिलेगा और इस वाले शेयर पे मिलेगा। बोनस और राइट पे कंपनी ने डिविडेंड देने से मना कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इन वाले शेयर्स पे मिलेगा ये तो आपकी होगी इनकम। इनकम क्यों होगी? क्योंकि ये शेयर आपने पिछले साल में कहीं ना कहीं परचेज किए होंगे। तो जिस साल का डिविडेंड मिल रहा है उस साल में आपने ये शेयर परचेज किए हुए हैं, तो ये सारा का सारा डिविडेंड जो है वो आपके लिए इनकम है, जो आपकी पीएनएल में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो ये वाले शेयर पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, लॉजिकली सोचना, ये जो इन शेयर पे आपको डिविडेंड मिल रहा है वो उस पीरियड का मिल रहा है जिस पीरियड में आप इन शेयर को होल्ड भी नहीं करते थे। तो इस 20/6 से पहले का जितना भी आपको डिविडेंड इन शेयर्स पे मिलेगा वो कायदे से सामने वाले पर्सन को मिलना चाहिए था जिससे आपने शेयर ये परचेज किए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने यहां तक होल्ड किया था शेयर को जिससे आपने परचेज किया। तो 20/6 से पहले का जितना भी डिविडेंड है वो सारा का सारा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए था जिससे आपने शेयर को परचेज किया है। तो ये सारा डिविडेंड इस पीरियड से पहले का जितना भी डिविडेंड है वो सारा का सारा उसको मिलना चाहिए था जिससे आपने परचेज किया है। लेकिन शेयर तो आपके पास है, डिविडेंड मिलेगा तो आपको, बट इस डिविडेंड को हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आपके एक्वायर करने से पहले का जो डिविडेंड है इसको हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और ये सारे का सारा डिविडेंड किसको मिलना चाहिए था? सामने वाली पार्टी को जिससे आपने परचेज किया। लेकिन जब आपने उससे शेयर परचेज किए होंगे तो मैंने आपको यही बात सिखाई थी कि उसने आपसे ये जो प्राइस चार्ज किया दैट इज कम डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब है इसमें आपका वो डिविडेंड शामिल है। उसने सोच समझ के आपसे प्राइस चार्ज किया है, आपकी कॉस्ट आपसे ज्यादा ली गई है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, क्योंकि उसको भी ये बात पता थी कि 20/6 तक का डिविडेंड तो मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन जब उसने शेयर बेचा तो हमें महंगे दाम पे बेचा होगा। तो अब मैं क्या करूं? सर हमें इन शेयर पे जो भी हमें डिविडेंड मिल रहा है विच इज कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो डिविडेंड उस पीरियड का है जब मैं ये शेयर होल्ड भी नहीं करता था। तो मेरे लिए 20/6 तक का डिविडेंड, 20/6 तक मुझे जितना भी डिविडेंड मिलेगा इन शेयर्स पे वो प्री एक्विजिशन कहलाएगा, जो कि मेरे मेन पॉइंट अब है, जो कि मेरे शेयर की, इन वाले शेयर की कॉस्ट को कम करेगा। इन वाले शेयर की कॉस्ट को कम करेगा। इन वाले शेयर्स की कॉस्ट को कम करेगा जी, और कोई पॉइंट नहीं है। वो इन वाले शेयर्स की कॉस्ट को कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि जब मैंने ये शेयर परचेज किए थे सामने वाले ने मेरे से 16 रुपए चार्ज किए थे, विच इज कॉल्ड एज कम डिविडेंड प्राइस। उसने मेरे से इसमें डिविडेंड चार्ज किया होगा जो कि आज मुझे मिल रहा है, तो मैं उस अमाउंट से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूंगा। और सर इन शेयर्स पे 20/6 के बाद का डिविडेंड जितना भी मिलेगा वो तो कायदे से मुझे ही मिलना चाहिए, वो मेरे लिए इनकम कहलाती है और वो पीएनएल में चली जानी चाहिए। लेकिन इस पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला कि जब मैं कोई शेयर परचेज करता हूं, जैसे कि मैंने 20/6 को इस एग्जांपल में मैंने शेयर परचेज किए, 20/6 से पहले वाले पीरियड का जितना भी मुझे डिविडेंड मिलेगा वो सब प्री एक्विजिशन कहलाएगा और वो डिविडेंड मेरी कॉस्ट को कम करेगा। क्योंकि मेरे को मिल तो रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट सामने वाले ने मेरे से पैसे चार्ज कर लिए एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। तो जो कॉस्ट मेरी बढ़ी हुई है, 5,000 शेयर जो मुझे 16 रुपए के हिसाब से परचेज किए थे मैंने, उसमें ये डिविडेंड शामिल था, सामने वाले ने मेरे से चार्ज किया होगा। तो 20/6 से पहले का जितना भी डिविडेंड मुझे मिलेगा वो प्री एक्विजिशन कहलाएगा और वो डिविडेंड मेरी कॉस्ट को हमेशा क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इन शेयर्स पे 20/6 के बाद के पीरियड का जितना भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो सब आपकी इनकम कहलाएगा और वो सब आपके पीएनएल में चले जाना चाहिए। मेन पॉइंट बस ये था और कुछ भी नहीं है। तो 31/10 को आपको पहली बार डिविडेंड जो मिला है, 31/10 को जो हमें डिविडेंड मिला है, 31/10 को जो हमें डिविडेंड मिला है, हाँ जी, 31/10 को जो हमें डिविडेंड मिला है, एक सेकंड जरा होल्ड करो।
31/10 को जो हमें डिविडेंड मिला है वो कितना मिलेगा सर? 2 आपको डिविडेंड मिलने हैं। एक मिलना है ओपनिंग बैलेंस पे और एक मिलना है जो आपने परचेज्ड किए हैं 20/6 को शेयर परचेज किए। अब जो ओपनिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा कितना मिलेगा? 25,000 शेयर थे आपके पास, 10 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, यानी 2.5 लाख के शेयर थे, उस पे आपको 20% डिविडेंड मिलेगा विच इज इक्वल टू 50,000 का आपको डिविडेंड मिलने वाला है। वो मिलेगा जी 50,000 का, और ये सारा का सारा कहाँ जाना चाहिए? ये पीएनएल में जाना चाहिए, बिकॉज ये आपकी इनकम है। जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है शेयर का, वो मुझे नहीं पता मैंने कहां परचेज किए होंगे, हो सकता है मैंने बहुत पहले किए हो। तो इनका जो डिविडेंड है, इन शेयर्स का जो डिविडेंड है, वो तो सारे का सारा पोस्ट एक्विजिशन कहलाएगा, क्योंकि ये मैं मान रहा हूं कि ये सारे डिविडेंड जो इन शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है वो एक्वायर करने के बाद के पीरियड का मिल रहा है, मतलब इसकी एक्विजिशन मैंने यहां कहीं पे कर ली होगी, और जो डिविडेंड मिल रहा है वो सारा पोस्ट एक्विजिशन। लेकिन जो 20/6, ये तो पता है मुझे, 20/6 वाले जो शेयर मैंने इस साल परचेज किए हैं और पिछले साल का जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है वो इन वाले शेयर्स के लिए प्री एक्विजिशन कहलाएगा, क्योंकि वो उस पीरियड का है जब ये शेयर्स मैंने एक्वायर नहीं किए थे। तो कितने शेयर है? 5,000 शेयर है कि फेस वैल्यू 10 रुपए है। 50,000 का 20%, 50,000 का 20% यानी कि 10,000, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जो कि कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा भी था, और अगर नहीं भी लिखा होता, अब आएगी समझने वाली बात, अगर नहीं भी लिखा होता तो हमने ये सारी बातें यहां पे पढ़ी हुई हैं। आ जाओ जरा। जब आप इन्वेस्ट करते हो, परचेज करते हो वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, तो पहले तो आप क्या कर लेते हो? जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जैसे मैंने 5,000 शेयर को 16 रुपए के हिसाब से परचेज कर लिया। उसके बाद जब डिविडेंड मिलता है, अगर तो डिविडेंड प्री एक्विजिशन का होता है तो वो इन्वेस्टमेंट को कम करता है, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करता है, एसेट की वैल्यू को कम करता है, कॉस्ट को कम करता है। लेकिन अगर वो क्या बोलते हैं, इनकम कॉलम में चला जाता है, इनकम कॉलम में कब जाएगा, यानी आपकी इनकम में कब जाएगा? जब वो पोस्ट एक्विजिशन होता है। यही हमने लिखा, देखो हैश में क्या लिखा है, हैश मतलब कैपिटल कॉलम, कैपिटल कॉलम मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कब कम करेगा? जब वो किस पीरियड का होगा? जब आपके पास व्हेन यू डिड नॉट होल्ड द शेयर, जब आपके पास शेयर नहीं था, यानी प्री एक्विजिशन का जो डिविडेंड होगा वो आपकी कॉस्ट को कम करेगा। लेकिन जो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का होगा, आपके एक्वायर करने के बाद के पीरियड का जो आपको डिविडेंड मिलेगा, जो आप ही को मिलना चाहिए था, वो आपकी इनकम है। लेकिन जो डिविडेंड आपको नहीं मिलना चाहिए था, क्यों? क्योंकि तब तो आपके पास शेयर थे ही नहीं, वो तो उसको मिलना चाहिए था जिसने उसको होल्ड किया हुआ है, लेकिन मिल आपको रहा है क्योंकि आज आप उसके मालिक हो, तो लॉजिकली उसको मिलना चाहिए था क्योंकि उसने वहां तक शेयर को होल्ड किया, लेकिन उसने तो मेरे से एट द टाइम ऑफ परचेजिंग उसके पैसे चार्ज कर लिए होंगे, मेरी कॉस्ट को बढ़ा दिया होगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो जो प्री एक्विजिशन का डिविडेंड होता है वो आपकी कॉस्ट को कम करेगा, और जो पोस्ट एक्विजिशन का डिविडेंड होगा वो आपकी इनकम साइड में चला जाएगा। तो जो मुझे डिविडेंड मिला उसमें से 50,000 का डिविडेंड मेरी इनकम है जो पीएनएल में जाना चाहिए, और 10,000 मेरी प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जो मेरी कॉस्ट को कम करेगा। तो मैं कैसे लिखने वाला हूं इसको? 31/10 को यहां पे आ जाएगा जी टू बैंक, बैंक से मुझे एक क्या बोलते हैं डिविडेंड मिला है जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करेगा। और कौन से वाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर रहा है? वो इस वाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है जी? 10,000 रुपए से कम कर रहा है, क्योंकि 10,000 ही मुझे डिविडेंड मिला है। तो नंबर ऑफ शेयर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 10,000 रुपए से क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है जी। और कुछ रह गया पॉइंट इसमें? एक पॉइंट रह गया बस, सेल वाला पॉइंट। अब आओ जी सेल वाले पॉइंट को करते हैं। मैंने 31/12 को तो खैर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, 15/11 को मैंने 25,000 शेयर सेल किए 5 रुपए के प्रीमियम पे, यानी मैंने सामने वाले से 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए प्रीमियम यानी 15 रुपए चार्ज किए होंगे। तो 25,000 शेयर जब आप बेचोगे 15 रुपए के हिसाब से, 15/11 को आप 25,000 शेयर बेच रहे हो 15 रुपए के हिसाब से, यानी आपने जो पैसे चार्ज किए वो कितने किए जी? 3,75,000 आपने चार्ज कर लिए, जो सिंपल सेल की एंट्री है। उसके बाद में इसका भी प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। आओ पहले जरा सेल कर दे। 15/11 को आपने टू बैंक 25,000 शेयर सेल किए हैं 375 के हिसाब से, तो आपने सेल कर दिए 375 के हिसाब से। ठीक है जी।
चले जी, हो गए यहां तक। अब निकालते हैं जी इस पे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, आओ जरा देखें। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे? आपके पास जो टोटल शेयर है, टोटल कॉस्ट, अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट। सर सेल प्राइस तो 25,000 शेयर आपने बेचे 15 रुपए के हिसाब से, यानी 375 माइनस एवरेज कॉस्ट। अब आप एवरेज कॉस्ट कैसे निकालने वाले हो? सर अपने पास जो कॉस्ट है 375 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख, इतने रुपए के हमें शेयर माइनस 10,000, एक प्री एक्विजिशन का डिविडेंड मिला था जिसने हमारी कॉस्ट को कम कर दिया था। 375 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000, ये मेरी कॉस्ट है कितने शेयर्स की? 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10। आओ जी, तो जो मेरी कॉस्ट है वो है 375 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000, ये मेरी कॉस्ट है कितने शेयर की? ये मेरी कॉस्ट है 45,000 शेयर की। 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, 25 प्लस 5 30, 35 और 45,000, जिसमें से मैंने बेचे हैं 25,000 शेयर, जिसमें से मैंने बेचे हैं 25,000 शेयर। तो इससे एवरेज कॉस्ट निकाल लो। एवरेज कॉस्ट ये आ रही है जी 330,556। ये माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ, इतने का प्रॉफिट आपको जनरेट हो गया। 44444, 5 टाइम्स 4, ये आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो अब ये प्रॉफिट जो आपको जनरेट हुआ, ये आप कैसे कैसे दिखाने वाले हो? एक तो यहां लिखोगे 15/11 को जो बेचा आपने शेयर, उसी दिन आपको एक 2 PNL प्रॉफिट हो गया, कितने रुपए का? 5 टाइम्स 4 का प्रॉफिट हो गया। अब बस कहानी खत्म हो गई, 31/12 आ गया और बैलेंस कैरिड डाउन। मेरे पास जो बैलेंस बच गया वो कितने शेयर बच गए? 45,000 में से 25,000 शेयर मैंने बेच दिए, तो बचे जी 20,000 शेयर। मेरे पास 20,000 शेयर बच गए, जिनकी अब मुझे यहाँ पे दिखानी है एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन में लिखा ही था, वैसे तो कायदे से कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट पे दिखा दो। तो एवरेज कॉस्ट आप यहीं से निकाल सकते हो, जैसे आपने इन 25,000 शेयर्स की निकाली है, वैसे ही आप 20,000 शेयर्स की निकाल सकते हो। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? आपके पास 375 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000, इतने की कॉस्ट के शेयर हैं और टोटल कितने शेयर हैं? 45,000 थे, जिसमें से अब बचे हैं 20,000। तो इनसे जब आप कॉस्ट निकालोगे वो आ जाएगी 264,444, 264,444, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। और ये जो आपकी कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी जी यहां पर 264,444। अच्छा सवाल था, इसको जरूर रिवाइज करना चाहिए आपको एक बार। टोटल शेयर हो गए जी 45,000, 45,000, और टोटल आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपका टोटल आएगा 649,444, 649,444। ये आपका बन गया जी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। सिमिलरली अब आपको बनाना है एक पीएनएल का अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 3 ही आपके पास प्रॉफिट थे, देखो जी पीएनएल अकाउंट में। एक तो जो आपको प्रॉफिट हुआ अभी सेल पे हुआ, तो ये आ जाएगा जी बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट। एक तो ये प्रॉफिट था आपका। दूसरा, आपने एक सेल ऑफ राइट किया था, आपने अपने अधिकार को बेचा था, याद होगा अपने दोस्त को 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और एक आपको डिविडेंड, जो ओपनिंग बैलेंस पे आपको डिविडेंड मिला है 50,000 रुपए का, जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था, जो ओपनिंग बैलेंस पे आपको डिविडेंड मिला है 50,000 रुपए का, ये आपकी इनकम है, ये चला गया जी। और सारे का सारा प्रॉफिट आपका टोटल करके आप छोड़ने वाले हो, ये आपका पीएनएल का बैलेंस है 104,444, 104,444, 104,444, ये आपका जी पीएनएल का बैलेंस आ गया।
बताओ जी, ये क्वेश्चन आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था, मजेदार सवाल था। और ये आपको इसमें अब जो नई कहानी हमने सीखी है वो कहानी क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब भी आप कोई शेयर परचेज करते हो, जब भी आप कोई शेयर परचेज करते हो, उस पर जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, उन शेयर पे जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, अगर वो डिविडेंड आपके एक्वायर करने से पहले वाले पीरियड का डिविडेंड है तो उसको हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी महंगे दाम पे कहीं से परचेज किए होंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कम डिविडेंड आपसे प्राइस चार्ज करता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन जो आप शेयर परचेज करोगे उसके ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर वो आपके परचेज करने के बाद का डिविडेंड आपको मिल रहा है तो उसको हम पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड मानेंगे, जो आपकी पीएनएल में इनकम मान ली जाएगी। तो कभी भी आपको डिविडेंड मिले, आपको उसमें क्या देखना है कि ये डिविडेंड मुझे कौन से पीरियड का मिल रहा है। पहला पॉइंट, क्या वो मेरे एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड है या मेरे एक्वायर करने के बाद का डिविडेंड। अगर मेरे एक्वायर करने से पहले वाले पीरियड का मुझे डिविडेंड मिल रहा है तो वो मेरी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, और जो डिविडेंड मुझे एक्वायर करने के बाद के पीरियड का मिल रहा है वो मेरी पीएनएल में इनकम मान ली जाएगी। सिंपल सी कहानी, और ये मेन कहानी थी इस पूरे सवाल की, तो जिसको हमने डिटेल में किया जी। ये आपकी मेन कहानी थी, और ये मेन कहानी का मतलब ये है कि ये लोग इसकी कैलकुलेशन में नॉर्मली गलती करते हैं। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बिल्कुल कंसंट्रेशन से खुद करना चाहिए, सारी फिगर खुद निकालनी चाहिए। एक सवाल खुद कर लोगे, पूरा कंसंट्रेशन से वापस से पूरा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो और खुद को समझा लोगे। एक सवाल खुद को पढ़ा लोगे और रिपीट कर लोगे। खुद को पढ़ा लो, बस 5 मिनट लगा लो, ये मेरी एडवाइस है आपको। खुद को पढ़ा लो, इस सवाल को खुद को समझाओ, अच्छा ये क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ। जिस दिन ये हैबिट आपके अंदर आ गई ना, कोई क्वेश्चन भूलोगे नहीं, और ये तुरंत का तुरंत कर लोगे अभी तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छे सवाल है, पेपर लेवल के सवाल है, सारे एग्जाम लेवल के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 अब आपका है जी होमवर्क। ये अब आप होमवर्क में कर सकते हैं। प्रॉब्लम 7, जिसके पास, वैसे तो सबके पास, सब लोग के पास पीडीएफ होगी और आपका पास पीडीएफ है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप करेंगे। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ये आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 8th करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें दैट इज योर विश, कर सकते हैं। अभी देखो, अभी आप देखो, जो भी हमारे सवाल आए या तो वो बॉन्ड्स के थे, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज के थे, या वेरिएबल के थे। मिक्स सवाल नहीं हुआ अभी। अब थोड़ी दिन बाद मतलब धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, मिक्स सवाल आना शुरू होगा। मतलब एक ही सवाल में आप फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी भी खरीद रहे होगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, और एक आप वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी भी परचेज कर रहे होगे। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी परचेज करोगे यानी इक्विटी शेयर। और हो सकता है जो आपने ये वाले बॉन्ड्स परचेज किए इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। हो सकता है जो आपने शेयर परचेज किए इस पे आपको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड लेते टाइम आपको क्या चेक करना है, प्री का है या पोस्ट का है। प्री एक्विजिशन पीरियड का, यानी मेरी एक्विजिशन करने से पहले के पीरियड का है तो वो कॉस्ट को कम करेगा। मेरी एक्विजिशन के बाद के पीरियड का है तो वो मेरे पीएनएल में जाएगा। ये तो अभी सिर्फ बातें हो रही है परचेज की। 4 पॉइंट है इसमें, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी और वेरिएबल, इन दोनों की परचेज और इन दोनों की ही फिर सेल। सेल करते टाइम भी आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट हो सकता है। और यहां पर भी सेल करते टाइम आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जो अब डिस्पोजल का सवाल आएगा तो वहां पे करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन इन चारों पॉइंट्स को मिला करके आएगा। फिक्स्ड इनकम, वेरिएबल इनकम, दोनों की परचेज, दोनों पे इंटरेस्ट और डिविडेंड, और फिर दोनों की सेल। ये 6 पॉइंट्स आपके एग्जाम में एक बेहतरीन सवाल बनेगा, जो धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। अभी तक आप देखो हमने क्या किया है, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज की परचेज और सेल कर ली, वेरिएबल की परचेज और सेल कर ली। अब दोनों का आएगा मेल मिलाप, दोनों का भरत मिलाप होगा। तो वो सवाल अगर हम कर पा रहे तो मतलब हम पेपर में कर पाएंगे। अलग अलग आने के चांसेस कम रहते, जब पेपर आसान रहेगा तो या तो वो फिक्स्ड का देगा या वेरिएबल का देगा। अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो दोनों को मिक्स कर देगा कि फिक्स भी खरीद रहे हो, वेरिएबल भी खरीद रहे हो, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, फिर इसको बेच भी रहे हो, इसको भी बेच रहे हो, फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस भी आपको सही निकालना है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। आपको अभी बैठ के बिल्कुल शांत दिमाग से, कॉन्सेंट्रेशन से क्वेश्चन नंबर 7 अभी के अभी कर लोगे। अभी एक फ्लो बना हुआ है तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे, कर पाओगे। तो ठीक है जी, आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पढ़ना है, करना है अच्छे से अभी के अभी। ओके, टाटा, बाय बाय।